नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। 2022 का वर्ष जाने को है। यह वर्ष उत्तराखंड को कई जख्म दे गया। भ्रष्टाचार का जख्म, पेपर लीक का जख्म, महिलाओं के खिलाफ अपराध का जख्म, और इन जख्मों से अब तक हम बाहर भी नहीं आ पाए हैं। लेकिन कुछ बड़े प्रकरण ऐसे थे जिस पर आपके चैनल ने धारदार तरीके से आपकी आवाज बनकर वो सारे मुद्दे जनहित में उठाए। चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो अंकिता हत्याकांड से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो फिर विधानसभा भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, हमने निर्भीकता के साथ, पूरी बेबाकी से, निडरता के साथ इन मुद्दों को सार्वजनिक पटल पर रखा। और इन्हीं सब पर आज हम आपके सामने बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। अगर एक तस्वीर में आपको दिखाऊं जो इस वर्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था पेपर लीक का मुद्दा, वो था UKSSC से जुड़ा। और UKSSC से VPDO का जो भर्ती पेपर लीक हुआ, खरीदा गया, उसने पूरे उत्तराखंड की छवि को देश दुनिया में तार तार कर दिया। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देवभूमि डायलॉग ने इस मुद्दे को ना सिर्फ उठाया बल्कि जोरदार तरीके से जनता की अदालत में रखा। और तब जाके ये जो संस्थान है, ये सवालों के घेरे पे खड़ा हो गया कि आखिर ये संस्थान कर क्या रहा था जब इसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। आपको याद होगा, सबसे पहले जब यह चर्चा हो रही थी कि उत्तरकाशी का कोई शख्स इस पेपर लीक प्रकरण में जुड़ा हुआ है और लोग नाम लेने से बच रहे थे, उस दौर पे आपके अपने चैनल देवभूमि डायलॉग ने सबसे पहले थाईलैंड से हाकम सिंह को अपने प्रोग्राम में लाकर एक्सपोज किया था। अगर आपको याद हो, देवभूमि डायलॉग वो पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म था जहां पर हमने इनको बुलाकर इनसे वो सवाल पूछे जिनका जवाब देना इन्हें मुश्किल पड़ रहा था। उसके बाद एक और बड़ा खुलासा आपके चैनल ने किया था, जिसके चलते आज RBS रावत और मिस्टर कनियाल जेल में है। और वो था कि किस तरह से 2016 में किस तरह से जो पेपर लीक का मुद्दा था, या कहें जो OMR शीट थी, उससे छेड़छाड़ की जाती थी अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। दो मेहमान अगर आप देखेंगे, देवांग सिंह भैसोड़ा अगर आप देखेंगे, और महेश चंद, हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया और उन्होंने एक्सपोजे किया देवभूमि डायलॉग के मंच पर कि RBS रावत और मिस्टर कनियाल को क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि उन्होंने भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। और उसके बाद आपको याद होगा, बाद में जाके उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तीसरी, चौथी, अगर हम कहें, गढ़वाल से हाकम सिंह को पकड़ा गया, पेपर लीक के तार इंटरस्टेट फैले हुए थे। और उधर मनराल की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि मनराल अब बाहर आ गया जमानत पर, लेकिन आप ध्यान रखिए, STF ने 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां की और 20 से ज्यादा लोग अब तक बाहर आ चुके हैं पेपर लीक मामले में। लेकिन अहम सवाल पेपर लीक मामले का अब भी है, RMS सॉल्यूशन जो कंपनी थी, जो ये पेपर प्रिंट करती थी, इसके ऊपर किसका हाथ था? किन किन को इस कंपनी ने पैसे दिए थे? ये नेटवर्क केवल चंद लोगों तक सीमित था या कुछ बड़े राजनेताओं को इनका संरक्षण प्राप्त था? इस पर STF ने अभी कुछ भी नहीं बोला है। और हम चाहते हैं, ये प्रदेश चाहता है कि वो नकाबपोशों के चेहरे भी सामने आए जिन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। अगर हम आगे बढ़े और इस मुद्दे से एक कदम आगे बढ़े, तो हमने युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो शख्स था जो शुरू से कह रहा था कि साहब, ये पेपर में गड़बड़ी हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, कुछ चंद लोगों ने ये पेपर को खरीदा है, पहले किसी ने सुनी, इनको जेल तक भेज दिया गया, और आखिरकार जब खुलासा हुआ तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसके बाद देवभूमि डायलॉग ने न सिर्फ युवाओं से बात की, बल्कि अगर आप देखेंगे, हमने तमाम वो सीरीज दिखाई आपको जिसमें युवाओं ने आकर देवभूमि डायलॉग के मंच में अपनी अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब ग्राउंड से जुड़े लोग, युवाओं को, हमारी बेटियों को देवभूमि डायलॉग ने एक प्लेटफॉर्म दिया। और आपने हमारे काम को सराहा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। लेकिन इसी बात के साथ हमने निडरता के साथ अपने इस कारवां को जारी रखा और एक के बाद एक देवभूमि डायलॉग एक्सपोजे करता गया। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर युवाओं से बात कर यह जानने की कोशिश की कि युवाओं में किस तरह का गुस्सा है उत्तराखंड में। अगर मैं देखूं,
इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, जब बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल विधानसभा भर्ती प्रकरण में बोलने से बच रहे थे, उस दौर में देवभूमि डायलॉग ने यानी आपके अपने प्लेटफॉर्म ने बेधड़क होकर सवाल पूछे कि विधानसभा में नाकाबिलों को बैकडोर से एंट्री किसने कराई और उसके एवज में क्या कुछ लिया। और जब हमने ये एक्सपोजे किया, उसके बाद मानो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन अभी भी अहम सवाल जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, हमने 250 वहां पर कार्मिकों पे कार्रवाई जरूर कर ली, लेकिन एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है और आज हर उत्तराखंडी के जेहन में वो प्रश्न होना चाहिए और लोकतंत्र में यह सवाल पूछना चाहिए कि सिर्फ उन कार्मिकों को हटाकर आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जब तक बड़े मगरमच्छों को आप जेल में नहीं डालेंगे, उनके किए की सजा उन्हें नहीं मिलेगी, तब तक यह इंसाफ पूरा नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, आप ये देखिए, ये 2016 में सचिव थे, जयदेव शाह इसमें मिले हुए थे, मुकेश सिंघल जिनको अब मूल रूप में मेरे सुनने में आया ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया, शोध जहां से ये ओरिजिनली आए थे। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो ये दो शख्स हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि इन्होंने ही ये बैकडोर से अपने अपने लोगों को भरा था। और 2016 से पहले भी एक्सपर्ट कमेटी के पैनल ने कहा कि जो भर्तियां हुई थी वो कमोबेश वैसे ही हुई थी जो 2016 से पहले हुई थी, यानी नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई और अपने अपनों को भर्ती किया गया, नाकाबिलों को भर्ती किया गया। और हमने एक के बाद एक, आप देखिए, विधानसभा भर्ती घोटाला, असली गुनहगारों को सजा कब, उत्तराखंड की भर्तियों में भ्रष्टाचार का मकर जाल, विधानसभा भर्ती घोटाला, किस किस को बटी सरकारी रेवड़ी, विधानसभा भर्ती घोटाले पर स्पीकर ऋतु खंडूरी की मैं तारीफ भी करना चाहूंगा। उन्होंने बेहद कड़े फैसले लिए, हिम्मत दिखाई और कम से कम करप्शन के खिलाफ कुछ तो फैसला किया। और उस फैसले की बदौलत आज आप देखेंगे उन लोगों को हटाया गया जो लोग गलत तरीके से आए थे। लेकिन ये अभी अधूरा इंसाफ है, मैं कहना चाहूंगा। जब तक उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती जो नाकाबिल हैं, जिन्होंने बिना प्रक्रिया के अपने अपने लोगों को लगाया और वहां पर टिके हुए हैं, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तराखंड जिसको हम विधानसभा कहते हैं, तब तक इसे अधूरा न्याय माना जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसके बाद भी बेबाक पत्रकारिता का हमारा सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि हम अपनी खबर को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। और इसके लिए अगर आप देखेंगे जिस गैरसैंण के नाम पे भर्तियां की गई, आप सोचिए, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि साहब गैरसैंण में जरूरत थी इसलिए हमने भर्ती की। उससे पहले के स्पीकर जो थे गोविंद सिंह गुंजवाल, उन्होंने भी यही बात कही कि साहब क्योंकि गैरसैंण में सत्र कराना था इसलिए हमें अचानक भर्ती करनी पड़ी। और जब हमने गैरसैंण में अपने सहयोगी को भेजा तो पता लगा साहब गैरसैंण में तो कोई है ही नहीं, कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं है। इसका खुलासा भी आपके चैनल देवभूमि डायलॉग ने किया था कि गैरसैंण से सब गायब क्यों हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई थी। और उसके बाद दोनों पूर्व स्पीकरों ने अपनी अपनी सफाई जब पेश की, तब हमने कहा था कि साहब एक गलत जो है दूसरे के गलत को सही बता रहा है, यानी उसने गलत किया इसलिए मैंने भी गलत किया तो उसमें गलत किया है। इस थ्योरी को खत्म करने की जरूरत है। दोनों जवाबदेह हैं, दोनों जिम्मेदार हैं, लिहाजा दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और कार्मिकों को स्टे मिल गया कार्रवाई पर, तो तब भी हमने सबसे पहले आपके चैनल देवभूमि डायलॉग ने उनके एडवोकेट से बात की थी। और उस समय भी अगर आपको याद होगा, हम बार बार देवभूमि डायलॉग यही कह रहा था कि यह शुरुआत है, इसलिए अभी इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और जैसे ही मामला डबल बेंच पे गया, डबल बेंच ने सिंगल बेंच के जज के फैसले को खारिज कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब लड़ाई इस बात की है कि 2016 से पहले जो कार्मिक भर्ती हुए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो हमने तमाम तरह से इन मुद्दों को उठाकर एक तरह से एक सच्ची पत्रकारिता की मिसाल पेश करने का प्रयास किया उत्तराखंड में। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जब तक आप चौतरफा दबाव सरकार पे नहीं बनाओगे तब तक सरकार हिलने को तैयार नहीं थी। लिहाजा हमने उत्तराखंड की उन हस्तियों को भी देवभूमि डायलॉग के मंच पर हम लेकर आए जिनकी आवाज को सरकार इनकार नहीं कर सकती थी, जिनकी आवाज दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं खींच रही थी कि नहीं साहब गलत हो रहा है उत्तराखंड में। चाहे वो वरिष्ठ आंदोलनकारी सुशीला बलूनी जी हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो
हमारे मशहूर गायक जो हैं नेगी जी हो, उन सब ने यही बात कही कि साहब उत्तराखंड में ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और उत्तराखंड की छवि इससे बहुत खराब हो रही है, लिहाजा सरकार इस पे कुछ गंभीर पेश आए। हमने विपक्ष के नेताओं से बात की, हमने उनसे भी धारदार तरीके सवाल पूछे। कुल मिलाकर हम चाहते थे कि इन मामलों में अब सरकार कार्रवाई करे। हर बार जो होता है कि तुम्हारे कार्यकाल में इतने घोटाले, हमारे कार्यकाल में इतने घोटाले, यह स्थिति अब नहीं रहनी चाहिए। लिहाजा आपको अब एक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता आपसे जवाब मांग रही है। लेकिन एक जो मुद्दा जिसने उत्तराखंड को झकझोर दिया, उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया, उत्तराखंड की साख को बट्टा लगा दिया, और मैं कहूंगा उत्तराखंड के इतिहास में जो एक काला अध्याय बन गया वो था अंकिता हत्याकांड का मामला। वनंतारा रिजॉर्ट में कैसे एक बिटिया को एक वीआईपी के सामने परोसने की तैयारी हो रही थी और उसने इससे बाहर निकलने की तमाम कोशिशें की और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले बीजेपी नेताओं के बेटों के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन कई सवाल अंकिता हत्याकांड ने हमारे सामने लाकर रख दिए। पहला था रेगुलर पुलिस और रेवेन्यू पुलिस का, दूसरा था कि जीरो एफआईआर क्यों नहीं की गई, तीसरा मुद्दा था कि उस वनंतारा रिजॉर्ट पे आधी रात को बुलडोजर किसने चलाया, चौथा सवाल था लोकल एमएलए वहां पर क्या कर रही थी, वो बुलडोजर लेकर आकर किसके कहने पर वहां पर पहुंची। हालांकि बाद में जब किरकिरी हुई, वो किरकिरी भी कब हुई, सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी कब हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का जब इंटरव्यू दिखाया था, उसने सबसे ज्यादा किरकिरी की थी, जिन्होंने सरकार और पुलिस की कार्रवाई के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी थी। जाहिर है इससे नाराजगी होती है, सरकार में नाराजगी होती है, सरकार के लोगों में नाराजगी होती है, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, इसलिए कौन हमारे बारे में क्या सोचता है इससे इतना भी फर्क हमें नहीं पड़ता। और हम लगातार ये कोशिश करते रहे कि इस मां को इंसाफ मिल सके। हालांकि अब क्योंकि चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है हाई कोर्ट में और 100 गवाह इसमें पेश किए गए हैं, 30 दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए हैं, तमाम धाराओं पे ये मुकदमा हुआ है। अब देखना यह है कि अंकिता के गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा मिल पाती है या नहीं। हमने तमाम तौर पे प्रयास किए थे, नार्को टेस्ट की खबर हमने आपको दिखाई थी, और जो वीआईपी का प्रकरण था, आप सोचिए कि एक वीआईपी आने वाला था, उसके सामने अंकिता को मजबूर किया जा रहा था उसके सामने पेश करने के लिए। ये सारे मुद्दे आपके चैनल देवभूमि डायलॉग ने उठाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं अभी भी कहूंगा कि इंसाफ से हम कोसों दूर हैं। चाहे आप वीपीडीओ भर्ती घोटाले, 8 भर्तियों की जांच कमोबेश 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा कि उन पे क्या होने वाला है, लेकिन वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अगले साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि एग्जामों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, यह एक अच्छी खबर है। लेकिन इन सब के बीच में अंकिता हत्याकांड के गुनहगारों को कठोर से कठोर सजा सरकार को दिलवानी होगी, यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। दूसरा, आरएमएस सॉल्यूशन को संरक्षण देने वाले नेताओं पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। और क्या हाकम सिंह और मनराल जैसे महज पियांदों को पकड़कर आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं? यह कतई उचित नहीं है। उत्तराखंड में यह पूरा जो गिरोह चल रहा था, इसको निस्तो नाबूद करने की जरूरत है। और तीसरा, विधानसभा भर्ती घोटाले में जो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो उनके सचिव रहे हों, उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर ऐसे लोग मजबूत पदों पर, जिम्मेदार पदों पर बैठे रहेंगे तो ये लोकतंत्र के मुंह पे, मैं कहूंगा, एक करारा तमाचा है। ये लोकतंत्र के मुंह में एक काली की तरह है। लिहाजा अगर जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर हम नहीं बोले तो हमारी पत्रकारिता करना बेकार है। मैं आपको एक और भरोसा दिलाना चाहता हूं, देवभूमि डायलॉग के मन से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम आपसे जुड़े मुद्दों को भी धारदार तरीके से आगे भी पूरे साक्ष्यों के साथ रखेंगे। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना हम थकेंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जो सही है उसको हम सीना ठोक कर सही कहेंगे, लेकिन जो गलत है उसको पूरी ताकत के साथ कहेंगे ये गलत हो रहा है। इसलिए विश्वास रखिए। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि आप
देवभूमि डायलॉग के मंच पर अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सुझाव हमेशा हमें देते रहें ताकि हम देवभूमि उत्तराखंड की आवाज बन पाएं। तो ये हमने पूरे साल में जो सबसे बड़े प्रकरण उठाए और किस तरह से परत दर परत हमने पोल खोली, उसकी एक तस्वीर मैंने बयां की साल के आखिरी में। इसी शुभकामनाओं के साथ कि नूतन वर्ष 2023 हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए मंगलमय हो, हमारे उत्तराखंड भाई बहनों के लिए मंगलमय हो, इसी विश्वास के साथ कि आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका अटूट विश्वास हमारे ऊपर कायम रहेगा। हम आगे भी आपके लिए लड़ते रहेंगे, निर्भीकता से आपकी आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।